जिसे देख निहारिका सन सी रह जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और दिल धक सा रह जाता है। उस एक पल में सब जैसे जम से जाते हैं, क्योंकि निहारिका का उठाया हुआ खंजर रुद्र के सीने में नहीं बल्कि शौर्य के सीने में जा लगा था। जिसे वहां देख अन्या और रुद्र शौक रह जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी शौर्य का वहां होने एक्सेप्ट नहीं किया था। आखिर वो आया कब? वही निहारिका ने जैसे कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था। वो बदहवासी में बस शौर्य के चेहरे को देखते रह जाती है। शौर्य की आंखों में देख ऐसा लग रहा था कि जैसे उस खंजर से ज़्यादा उसके दिल को उसके जज्बात तकलीफ दे रहे थे। उसकी आंखें देख ये साफ पता चल रहा था कि उसने सब सुन लिया हो। खंजर सीधा शौर्य के सीने में जा लगा था, जिसकी वजह से खून काफ़ी ज़्यादा रिस रहा था, जिससे उसके कदम लड़खड़ाने लगे। जिसे देख निहारिका अपने बढ़ते कि शौर्य उसे अपने खून भरे हाथों से रोक गिरने लगता है। पर वहीं रुद्र और अन्या ये सब देख जल्दी से शौर्य के पास आते हैं और उसे संभालते हैं। शौर्य की निगाहें अब तक सिर्फ निहारिका को देख रही थी, पर अब जैसे उसने अपनी सांसों को साथ छोड़ने का फैसला कर लिया हो। वो अपनी आंखों में आंसू और दर्द लिए निहारिका को देखते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये देख अन्या और रुद्र पैनिक में आ जाते हैं। रुद्र तो शौर्य को आवाज़ देते हुए उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, शौर्य, शौर्य उठो, उठो शौर्य, अपनी आंखें खोलो। शौर्य तू हिम्मत नहीं हार सकता। शौर्य। रुद्र जैसे शौर्य की ऐसी हालत देख काफ़ी परेशान हो जाता है। वो खुद के जज्बातों पे काबू नहीं रख पाता। उसकी आंखों में फिक्र और चेहरे पर परेशानी के साथ अपने दोस्त को खोने का डर साफ दिख रहा था। अन्या भी काफ़ी परेशान हो चुकी थी, पर वह रुद्र की हालत देख उसके कंधे पर हाथ रख उसे झंझोड़ते हुए तेज आवाज़ में कहती है, रुद्र, वक्त नहीं है हमारे पास। आप जल्दी से जियान को कॉल करें, एम्बुलेंस बुलाइए। सुना आपने, जल्दी करें। हम शौर्य को खो नहीं सकते, जल्दी करें रुद्र। अन्य की बात पे रुद्र हड़बड़ाते हुए जल्दी से उठता है और अपना फ़ोन निकालते हुए जियान को एम्बुलेंस का बोलता है और साथ ही हॉस्पिटल शौर्य के लिए रेडी करवाने का ऑर्डर देता है। जियान भी जल्दी से एक्शन लेता हुआ वहां जाता है। उसने एम्बुलेंस के लिए हेलीकॉप्टर ही मंगवा लिया था, ताकि ज़रा सा भी डर ना रहे और ज़रा भी देर ना हो। हेलीकॉप्टर पल भर में वहां आ जाता है। उसमें से डॉक्टर और स्टाफ शौर्य को स्ट्रेचर पर जल्दी से लिए उसे ऑक्सीजन पाइप लगाते हुए उसे हेलीकॉप्टर पर वहां से ले जाते हैं। अन्या और रुद्र भी वहां से शौर्य के साथ निकल जाते हैं। जियान भी वहां से चला जाता है और साथ ही सारे प्रिपरेशन के साथ घर वालों को भी इन्फॉर्म कर देता है। दिग्विजय जी का तो शौर्य का सुन होश ही उड़ गए थे। भले ही वो उनका अपना खून नहीं था, लेकिन फिर भी उनके लिए वो पांचों बराबर थे। भले ही वो शौर्य को बहुत डांट लगाते थे, पर वो उनके घर की रौनक था, रेहान की तरह। आखिर उन दोनों की वजह से तो चेहरों पर मुस्कान रहती थी। और शौर्य का ऐसा सुन तो एक पल देर किए बिना आकाश जी के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वही निहारिका जैसे भूत बने वहीं अकेले रह जाती है। उसके सामने शौर्य का वो चेहरा, उसका वो खून से सना हाथ, वो उसको रोकना, शौर्य को मना करना, सब एक के बाद एक घूम रहा था। निहारिका कभी ये सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो कभी शौर्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उसने कभी ऐसा नहीं चाहा था। वो सारी बातें सोच सोच उसके पाँव कांपने लगे और वो घुटनों के बल ज़मीन पर जा गिरी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जैसे उसने खुद में कभी होश नहीं। वो पर्स पर गिरे शौर्य के खून को देख अपने हाथों को देखती है। उसे अपने हाथों से नफरत सी होने लगी। उसने खुद से घिन सी आने लगी। वो अपने हाथों को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मारते हुए चीख कर कहती हैं, शौर्य क्यों क्यों? निहारिका के आंसू बेपनाह बहते चले आए। वो रोते हुए खुद से सवाल करती है, क्यों शौर्य, तुम क्यों बीच में आए? क्यों? मैंने कितनी कोशिश की, मेरे बदले के बीच तुम ना आओ, फिर तुम क्यों आए? क्यों? मैं नहीं चाहती थी ऐसा, कभी नहीं चाहती थी तुम्हें नुकसान पहुंचाना। कैसे मैंने अपने इन्हीं हाथों से तुम्हें चोट पहुंचाई? कैसे? क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों आए? मैं अपने गुनाहों के बाद में मैं अपनी सज़ा काट लेती, लेकिन फिर तुम क्यों आए बीच में? मेरे गुनाहों को मौत से
बेहतर सज़ा क्यों दी तुमने, क्यों? निहारिका जैसे अंदर तक टूट गई हो। वो शौर्य से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अपने प्यार को अपने बदले के बीच क्यों मारना? निहारिका के लिए तो जीते जी मौत से भी बदतर था। वो रुद्र को मारना चाहती थी क्योंकि वो उससे दोषी मानती थी, जिसके बाद वो सज़ा काटने को तैयार थी। पर यह सब हो जाएगा उसने कभी सोचा नहीं था। रुद्र तो उसका दुश्मन था, लेकिन शौर्य तो उसकी मोहब्बत था, जिसकी हद उसके लिए बेहद थी। उसने शौर्य के इनडायरेक्ट प्रपोजल में इसीलिए कभी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि जब उसकी सच्चाई उसे पता चलेगी तो शौर्य को ज़्यादा तकलीफ़ होगी, और वो तकलीफ़ नहीं देना चाहती थी। शौर्य के करीब रहकर वो जान चुकी थी मोहब्बत और परिवार में शौर्य के लिए परिवार ही सब है। वो कभी उसे समझेगा कि रुद्र दोषी है, वो गुनहगार है उसका। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में रुद्र और अन्या शौर्य की उस हालत पे जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले आए। शौर्य की हालत काफ़ी क्रिटिकल थी। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर ले गए, जिसके बाद उन्होंने तुरंत ही इमरजेंसी में उसकी सर्जरी करनी शुरू कर दी। वहीं आज अन्या से ज़्यादा रुद्र की हालत ख़राब थी। वो तो जैसे अपने पाँव पे खड़ा तक हो पा रहा था। शौर्य की यह हालत देख अन्या ये देख रुद्र को संभालती हैं और उसके पास के चेयर पर बैठते हुए कहती हैं, रुद्र संभालिए खुद को, शौर्य को कुछ नहीं होगा। रुद्र अन्या की बात सुन उसकी कमर को पकड़ उसे वैसे ही हक करते हुए रूहासी आवाज़ में कहता है, वाइफी, अगर शौर्य को कुछ हुआ तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, लेकिन खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अन्या रुद्र की ऐसी हालत समझ सकती थी। कहने को तो रुद्र कभी अपने जज्बात नहीं बयां करता था, लेकिन वो शौर्य की काफ़ी केयर करता था। अन्या रुद्र को जैसे ही हक करते हुए उसके सीने पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, रुद्र संभालिए खुद को, कुछ नहीं होगा शौर्य को, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, आप बस हौसला रखिए, देखिएगा डॉक्टर बाहर आकर कहेंगे कि शौर्य बिल्कुल ठीक है। रुद्र अन्या की बात सुन उसे अलग होते हुए अपने हाथों को देख कहता है, तुम्हें पता है वाइफी, बचपन में जब शौर्य के मम्मी पापा उसे छोड़कर कुछ दिनों के लिए काम से जा रहे थे ना, तो उन्होंने मेरे हाथ में शौर्य का हाथ दिए कहा था, बेटा जब तक हम वापस नहीं आते प्लीज़ हमारे लिए अपने दोस्त का ख्याल रखना। पर देखो ना, मैं नहीं रख पाया। मैं उसे तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, लेकिन देखो उसे अंदर कितनी तकलीफ़ हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पाया। अन्या रुद्र को यूँ देख समझ सकती थी, उसे समझ नहीं आ रहा था अब वो क्या ही कहे, क्योंकि उसकी भी हालत ठीक नहीं थी। शौर्य का यूँ अचानक आना, फिर उसके ये सब होना अन्या ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। उसकी आंखों में भी आंसू थे, जिसे वो खुद ही पहुँच रुद्र को संभालती हैं। तभी वहाँ दिग्विजय जी और आकाश जी भी आ जाते हैं और शौर्य का पूछते हैं। अन्या ये बताने पे कि शौर्य का ऑपरेशन हो रहा है और वो अंदर है, दिग्विजय जी का दिल धक से रह जाता है। आकाश जी की ओर और आकाश जी और अन्या उन्हें बैठाते हैं। अन्या उन्हें पानी देती है। दिग्विजय जी को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। उन्हें लगा था उनके घर की खुशियों को नज़र लग गई है कि पहले रुद्र, फिर सांची के साथ वो सब, फिर रेहान और सांची की दूरियां और अब शौर्य। दिग्विजय जी के पूछने पर कि शौर्य की ऐसी हालत कैसे हुई, अन्या और रुद्र चुप से हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता आखिर कैसे वो उन्हें सच्चाई बताए। धीरे धीरे वहाँ सब भागते हुए आ जाते हैं। रेहान, तबीस, अभय तो रुद्र के पास बैठ उसे हौसला देता है। इस वक्त दोनों का हाल एक जैसा था। ऑपरेशन काफ़ी लंबा चला, देर रात हो चुकी थी, लेकिन डॉक्टर अब तक बाहर नहीं आए थे। सब बेसब्री से डॉक्टर के बाहर आने की राह देख रहे थे। उस वक्त किसी को जैसे कुछ सुध भी न हो, न भूख की न नींद की, बस इंतज़ार करते हुए बस बार बार भगवान को याद कर रहे थे कि तभी डॉक्टर बाहर आते हैं। उन्हें देख सब जल्दी से उनके पास जाते हैं। रुद्र हड़बड़ाते हुए पूछता है, डॉक्टर शौर्य कैसा है, उसे होश आया, उसकी कंडीशन कैसी है, अब कोई खतरे की बात तो नहीं है ना, वो ठीक है ना? रुद्र के साथ अभय और दिग्विजय जी भी सेम सवाल डॉक्टर पे बरसा देते हैं।
ये देख अन्या सबको शांत करते हुए कहती हैं, दादाजी रुद्र 1 मिनट, डॉक्टर को कहने तो दे। इतना बोल अन्या डॉक्टर को देख बोलने का इशारा करती हैं। तो डॉक्टर एक ठंडी आह भरते हुए माथे पे परेशानी की लकीरें लिए कहता है, मिस्टर चौहान, मैं आपको इस वक्त कोई झूठी होप नहीं दूंगा। पेशेंट की हालत काफ़ी क्रिटिकल है। हमने ऑपरेशन कर दिया लेकिन उनके इंटरनल इंजरी की वजह से खून रुक नहीं रहा है। हमें दोबारा उनकी सर्जरी करनी होगी। हम 100% नहीं कह सकते कि ये सर्जरी सक्सेसफुल होगी या उसके बाद पेशेंट की खतरे से बाहर होगा। अगर उन्हें ऑपरेशन के बाद 18 घंटों में होश नहीं आता तो आई एम सॉरी। इतना बोल डॉक्टर चुप हो जाते हैं क्योंकि आगे कहने की उनके पास हिम्मत नहीं थी। वहीं सबका दिल डॉक्टर की बात पे धक सा रह जाता है। रुद्र तो जैसे बौखला जाता है। वो गुस्से में डॉक्टर पे भड़कते हुए कहता है, क्या सॉरी, कहना क्या चाहते हो? सॉरी ठीक नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा? मैं दुनिया के बेस्ट डॉक्टर उसके लिए यहाँ ले आऊँगा। उसे कुछ नहीं होगा। सुना, कुछ नहीं होगा। तुम लोग कोशिश किए बिना ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं कभी तुम्हारे हायर रटी से बात करता हूँ। रुद्र इस वक्त काफ़ी गुस्से में था। अन्या और अभय ने उसे रोक रखा था, वरना वो न जाने क्या कर बैठता। डॉक्टर भी रुद्र के प्रेजेंस से काफ़ी डर गए थे। उनके ऊपर काफ़ी प्रेशर आ चुका था। उसके अथॉरिटी खुद वहाँ आ चुके थे और शौर्य की कंडीशन का जायज़ा लिए उसे बेस्ट ट्रीटमेंट और डॉक्टर देने की कोशिश कर रहे थे। शौर्य का दोबारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। बाहर बैठे सबका दिल पल पल बैठ रहा था। आखिर क्या होगा? आखिर ये सोच सोच कर वक्त बस बीत रहा था, लेकिन शौर्य की कंडीशन में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं थी। उसका दोबारा सर्जरी भी हो चुका था, जिसके बाद अब डॉक्टर सिवाय इंतज़ार के कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि अपनी सांसों से जंग तो शौर्य को ही लड़नी थी। सबका बाहर बैठे हालत ख़राब हो रहा था। न किसी को खाने की फिक्र थी, ना सोने की। सब बस शौर्य के ठीक होने का भगवान से दुआ कर रहे थे। रुद्र बेसुध सा चेयर पर बैठा था। अन्या उसके पास बैठ उसके हाथों को कसकर थाम उसे हौसला दे रही थी। तो वहीं दिग्विजय जी एकटक बस शौर्य के कमरे को देख रहे थे। आकाश जी उनके पास बैठे उन्हें संभाल रहे थे। रेहान और तविश एक दूसरे के साथ थे। तो वहीं अभय दरवाजे के बाहर से शौर्य की हालत देख खुद के जज्बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। भले ही उसने और रुद्र ने उसके हर बात पे उसे चुप रहने को कहा था, लेकिन आज उसे उसकी वही चुप्पी तीर जैसी लग रही थी। शौर्य की ऐसी बेजान हालत देख अभय का दिल भर आया था। वो बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। वहीं कॉरिडोर के आखिरी दीवार के पीछे छुपकर एक लड़की वहाँ सब कुछ देख रही थी। ये और कोई नहीं बल्कि निहारिका थी। उसके अंदर न जाने सबके सामने जाने की हिम्मत थी और न शौर्य को फेस करने की ताकत। वो तो बस अपने दिल के हाथों मजबूर हुए वहाँ आई थी, शौर्य की कंडीशन जानने के लिए। उसने अपना फेस अपने स्कार्फ से ढक रखा था, इसीलिए किसी की नज़र अब तक उस पर नहीं पड़ी। शौर्य की हालत का जान निहारिका का दिल कचोट सा रहा था। वो भी बस शौर्य की जान की भीख मांग रही थी भगवान से। बस यही दुआ कर रही थी कि उसके गुनाहों की सज़ा भगवान शौर्य को ना दे। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सुहाना प्रिंसेस के साथ आज हॉस्पिटल में रुकी थी। ऑपरेशन के बाद उस बच्ची की हालत में काफ़ी सुधार था, बट कुछ अभी हॉस्पिटल की ही रहना पड़ रहा था ताकि वो पूरी तरह से रिकवर हो जाए। इसीलिए आज सुहाना उसके साथ रुकी थी। सुहाना की नींद अचानक ही उचक सी जाती है। वो आसपास देख अपने मोबाइल में टाइम देखती है तो सुबह के 3 बज रहे थे। सुहाना को काफ़ी अजीब लगता है कि उसकी ऐसे कैसे उचक गई। वो सोने की कोशिश करती है, बट उसका मन जैसे बेचैन हो उठा है। ये देख सुहाना एक नज़र प्रिंसेस को देखती है जो आराम से सो रही थी। सुहाना जब पानी लेने को उठती हैं तो बोतल खाली थी। ये देख वो अपने बिखरे बालों को समेटकर अपना एक स्टॉल लेती हैं और बाहर निकल जाती हैं। सुहाना पानी लेने जिस कॉरिडोर में जाती हैं वहाँ इस वक्त काफ़ी शांति थी। वहाँ लाइट भी काफ़ी कम जल रही थी।
सुहाना अपने स्टॉल को ओढ़े खुद को हक किए आगे बढ़ती हैं और पानी के टैप के पास आकर अपनी बोतल भरती हैं और एक दो घूंट लिए जब जाने लगती हैं कि तभी उसके कानों में किसी की सिसकियों की आवाज़ पड़ती है। ये सुन सुहाना के जाते कदम रुक से जाते हैं। वो पीछे पलटकर देखती है तो वहाँ उसके आसपास कोई नज़र नहीं आता, लेकिन आवाज़ हल्की हल्की आती है। ये देख सुहाना को थोड़ा अजीब लगता है, पर वो उसे इग्नोर कर जाने लगती है, पर जा नहीं पाती क्योंकि उस आवाज़ में सुहाना का दिल बेचैन हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी को उसकी ज़रूरत हो। वो थोड़ा आगे बढ़ने का सोच आसपास नज़रें फेर उस आवाज़ की तरफ बढ़ती है। तभी उसकी नज़र एक पिलर के पीछे बैठे एक आदमी पे जाती है। ये देख सुहाना अपने कदम उसके करीब ले जाते हुए देखती है तो उस इंसान को देख उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो मन में कहती है, ये तो वो अकड़ू हैंडसम होटल का मालिक है ना, ये यहाँ क्या कर रहा है, वो भी इस हालत में। सुहाना को अभय को देख वहाँ काफ़ी हैरानी हो रही थी क्योंकि इस वक्त वो इंसान जिसे वो जानती है मिली है वो अभय लग ही नहीं रहा था। वो इस वक्त वो छोटा बच्चा लग रहा था जो इस वक्त काफ़ी डरा हुआ हो किसी को खोने से। सुहाना जैसे इन चीज़ को एक पल एक्सेप्ट नहीं करती। सुहाना ये सब अपना सर झटक जाने का सोचती है, पर वो अभय को उस हालत में छोड़ जा नहीं पाती। भले ही वो कहीं ना कहीं अभय से गुस्सा थी या उसे गलत समझती थी, लेकिन फिर भी उसका दिल उसे छोड़ने के लिए उस हालत में नहीं करता, बल्कि उसे संभालने का करता है। इसीलिए खुद की सोच पे खुद को समझाकर अपने कदम अभय की तरफ बढ़ा देती है और उसे 2 कदम की दूरी पर रुक वहीं उस साथ दीवार के सहारे टिक बैठ जाती है। अभय जिससे इस वक्त खुद का होश नहीं था, उसके जहन में सिर्फ सोरे की वो क्रिटिकल हालत चल रही थी, उसकी परवाह चल रही थी। वो दोस्त थे लेकिन भाइयों से बढ़कर थे। आज एक को तकलीफ़ मिली थी लेकिन दर्द सारे को था। रुद्र के पास अन्य थी उसे संभालने के लिए। अभय उसे खुद में कोई नहीं था और न वो कभी अपनी फीलिंग इस तरह बयां कर पाता था। इसीलिए वो अंधेरे कोने में आकर अपने वो साइड खुद को बयां करता है। उसकी आंखों से आंसू थे और दिल में तकलीफ़। सुहाना खामोशी से कुछ पल उसे यूँ देखती है। अभय का दर्द सुहाना भी जैसे खुद में महसूस कर पा रही थी और वो उसे तकलीफ़ में नहीं देख पा रही थी। इसीलिए सुहाना एक कदम अभय की तरफ खिसकते हुए उसे अपने पानी की बोतल पास करती है। अभय पानी का बोतल देख अपनी बदहवासी आंखों से सुहाना को देखता है। फिर अचानक ही बिना कुछ कहे एक झटके में सुहाना को काफ़ी टाइटली हक कर लेता है। ये देख तो सुहाना शॉक रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे, अभय को दूर करे या उसे कंसोल करे। ये सिचुएशन उसके लिए अफोर्ड भी थी तो वहीं सब कुछ नया भी था। सुहाना के हाथ जो हवा में थे वो खुद ब खुद अभय की ओर बढ़ने लगे। वह कब अभय के कंधे पर हाथ रख उसे कंसोल करने लगी कि उसे खुद भी नहीं पता था। न जाने कितने वक्त अभय बिना कुछ कहे बस उसके सीने से लगा रहता था और सुहाना ने भी उसे खुद से दूर नहीं किया था। क्या था उनके बीच उन दोनों को खबर नहीं थी, लेकिन जो था वो करीब अलग था, जो दोनों को सुकून का एहसास दिए जा रहा था। क्या मोहब्बत थी जिसके एहसास उनके दिलों को थी, लेकिन उन्हें खुद को नहीं। शब्दों की जगह सिर्फ जज्बात थे और उनके सिर्फ दिल को समझ आती है थी। इसीलिए तो एक को तकलीफ़ हो तो दूसरे को भी एहसास हुए जा रहा था। कुछ पल में जब अभय को एहसास होता है कि वो क्या कर रहा है, वो खुद में झेप सा जाता है और जल्दी से सुहाना से अलग हुए खुद की हरकत पे शर्मिंदा हुए धीरे से कहता है, सॉरी, मुझे पता नहीं चला मैंने ऐसा क्यों किया, सॉरी। सुहाना भी इस वक्त थोड़ी अफोर्ड सी हो जाती है। वो भी अपने बालों को सही करते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। सुहाना के ये बोलने पर अभय उसकी तरफ देखने लगता है, फिर उसकी बातों पे थोड़ी आश्चर्य से कहता है, क्या? सुहाना भी उसकी तरफ देखती है तो दोनों की आंखें एक पल को मिलती हैं, पर अभय जल्दी से अपनी नज़रें फेर कहता है, मेरा मतलब है तुम क्या समझती हो।
सुहाना ये सुन अपने भाव से कहती है, यही कि तुम्हें इस वक्त किसी की ज़रूरत थी, किसी के सहारे की। अबे ये सुन जल्दी से थोड़े सक पकाते हुए अंदाज में कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। सुहाना उसका ये अंदाज़ देख मुस्कुराकर कहती हैं, हाँ वो तो मैंने देखा अभी। वैसे अगर तुम हाँ कहते तो मैं किसी से तब भी कुछ नहीं कहती। सुहाना के ये बोलने पर अभय उसे यूँ देखता है जैसे उसने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। सुहाना अपने सामने देख कहती हैं, वैसे सच कहूँ तो होता है ऐसा कभी कभी कि हमें लगता है कि हम अकेले हैं ही पूरे हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं, किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं। पर जब हम अकेले होते हैं, तन्हा होते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा किसी अपने की ज़रूरत होती है। सुहाना की इस बात पे अभय बस एक टक उसे देखने लगता है, न जाने क्यों। लेकिन सुहाना की ये बात अभय के दिल पे कहीं ना कहीं छू गई थी। सुहाना उसकी तरफ एक प्यारी सी मुस्कान और आंखों में विश्वास ले कहती है, देखो मुझे नहीं पता तुम इस वक्त यहाँ किस वजह से हो, क्या बात है, बट मैं इतना समझ चुकी हूँ कि किसी बहुत अपने और ख़ास रिश्ते के खोने की डर से हो। लेकिन एक बात विश्वास से कहूँगी कि वो जो राइटर है ना, जो हमारी किस्मत लिख रहा है, वो इतना निर्दयी नहीं। जो हमें तकलीफ़ में देख वो खुश होगा, उसे भी तकलीफ़ होती है और वो कभी हमें तकलीफ़ नहीं देना चाहता। बस हम ज़िंदगी में कुछ सीखने और सिखाने का मौका देना चाहता है, और इसी मोड़ पे कभी कभी हमसे इम्तहान भी लेता है, जिस बात से हमें कभी शिकायत होती है तो कभी हमें गुस्सा आता है, पर एट द एंड सब बेस्ट होता है। इसीलिए आप चिंता मत करना, सब बेस्ट ही होगा और सब ठीक हो जाएगा। अबे वो आज पहली बार सुहाना की बात पे मुस्कुराने का दिल करता है, उसे अच्छा भी लगता है। वो न चाहते हुए भी बिल्कुल हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, राइटर। सुहाना थोड़ी सीरियस हुए एक बड़ी सी हाँ में सिर हिला देती है, और तो अभय कुछ नहीं कहता। उसकी बातें ज़रूर नादानी भरी हो, पर अभय के समझने के लिए काफ़ी था। उसका दिल जैसे अचानक ही हल्का हो गया। वो बस सुहाना की बात पे विश्वास रखना चाहता था कि सब अच्छा होगा। सुहाना और अभय यूं ही काफ़ी देर बैठे रहते हैं। बातें उनमें काफ़ी कम हुई थी, लेकिन जितनी हुई उनके लिए काफ़ी थी। इन बीच दोनों के सब भले ही खामोश थे, लेकिन दिलों का शोर जैसे उन्हें आज काफ़ी था। सुहाना अभय को छोड़ नहीं गई, बस उसकी खामोशी में उसके साथ रहती हैं। तभी कुछ पल में अभय को तबीज़ का कॉल आ जाता है, जिसके बाद अभय जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। सुहाना उसे जाते हुए देख एक नज़र ऊपर देखती है। राइटर जी, अब तारीफ़ कर दी है आपकी, तो इस सुहाना की इतनी सी इज्जत रख कर बस इस मिस्टर हैंडसम की जो प्रॉब्लम है वो सोल्व कर देना, ताकि दुश्मनी हमारी हो तो बराबर की हो। पर इतना बोलते बोलते सुहाना रुक सी गई, क्योंकि वो अपने शब्दों पे काफ़ी हैरान थी। वह एक बड़ी सी नाव में सिर झटकते हुए कहती है, हाय ये क्या सोच रही हूँ, ये कभी नहीं हो सकता। कहाँ वो और कहाँ मैं, इम्पॉसिबल। लाइक टू कॉर्नर। सुहाना खुद की बातों पे अपने सिर को पर हल्की चपत लगाते हुए वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती हैं। अब तक हो चुकी थी। अबे जब तक आता है तो डॉक्टर से उन्हें पता चलता है कि सूर्य की कंडीशन अब थोड़ी ठीक हो चुकी थी, और अब बस उसके प्रॉपर में होश में आने का इंतज़ार है। सूर्य के होश में आने के इंतज़ार में सुबह हो चली थी। सारे लोग रात से वहीं बैठे थे। दिग्विजय जी का भी वहाँ बैठे बैठे घुटनों और कमर में दर्द हो चला था। किसी ने एक पल भी आराम नहीं किया था। ये देख अन्या दिग्विजय जी के पास आते हुए कहती हैं, दादाजी, डॉक्टर ने कहा शौर्य के होश आने में अभी थोड़ा वक्त है। आप और डैड कल रात से यहीं बैठे हैं, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, आपको घर जाकर थोड़ा आराम करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा ना, शौर्य अब बिल्कुल ठीक है, कोई खतरे की बात नहीं, अभी आप घर चले जाइए, आप उनके होश में आने के बाद आ जाना। ये सुन दिग्विजय जी नाम में सिर हिलाते हुए थोड़े दुखी मन से कहते हैं, नहीं अन्या बेटा,
मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आखिर उस नालायक के कान मरोड़कर उसकी खबर लेनी है मुझे। कितना परेशान किया उसने अपने इस बूढ़े दादा को। देखो, उसे तो उसकी परवाह ही नहीं, खुद आराम से सो रहा है और हमें तकलीफ़ दे रहा है। ये बोलते हुए दिग्विजय जी का मन भर आया। ये देख रुद्र उनके पास आता है और दिग्विजय जी के कंधे पर हाथ रख उन्हें संभालते हुए कहता है, दादाजी आप आराम से उसकी खबर लीजिएगा, पर उसके लिए आपको भी आराम की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि वो ठीक हो और आप बीमार पड़ जाए। इसीलिए वाइफ ही सही कह रही हैं, आपको और डैड को घर जाना चाहिए। इतना बोल वो अन्या की तरफ देख कहता है, वाइफी तुम भी दादाजी के साथ घर चली जाओ। तुम भी रात से यहीं हो और रुद्रांश घर पे अकेला है, तुम्हें उसके पास होना चाहिए। अन्या जाने को तो नहीं थी चाहती थी, लेकिन रुद्रांश के ख्याल पे वो भी रुद्र की बात मान जाती हैं। वह दिग्विजय जी और आकाश जी को साथ लिए घर के लिए निकल जाती हैं। रेहान भी वहाँ माहौल देख रुद्र के पास आता है और रुद्र के कंधे पर हाथ रख कहता है, ऑफिस में सब मैं देख लूँगा भाई, आप चिंता मत करिए। आप सोरे भाई के पास रुकिए और हमें अपडेट देते रहे और अगर होश हो तो तुरंत हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। रुद्र रेहान की बात पे हामी भरता है तो रेहान भी तवीज़ के साथ वहाँ से निकल जाता है। रुद्र अपनी नज़रें शोरे के कमरे की ओर फेरता है तो अभय उसके एक लाइट साइड हक करते हुए उसके साथ खड़े रहता है। उन तीनों की बॉन्डिंग खून के रिश्तों से भी बढ़कर थी। वो दोनों शोरे को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले थे। कुछ घंटे यूं ही और इंतज़ार में बीत गए। वही निहारिका अब तक हॉस्पिटल के कॉरिडोर के पास खड़ी शोरे के होश में आने का इंतज़ार कर रही थी। उसका दिल रह रहकर शोरे के पास जाने के लिए मचल रहा था। बस एक बार उसे देखने को तड़प रहा था और कुछ वक्त में जैसे उसे वो मौका मिल भी गया, क्योंकि इस वक्त शोरे के कमरे के बाहर कोई नहीं था। रुद्र डॉक्टर से मिलने गया था और अभय भी कैंटीन की तरफ गया था। ये देख निहारिका मौका पाते ही वो शोरे के वार्ड के अंदर जल्दी से आती है और अपने चेहरे से स्कार्फ हटाते हुए जब अपनी नज़रें शोरे के बेड की तरफ डालती हैं तो शोरे की हालत को उसकी आंखों की आंसू की बूंदें छलक जाती हैं। मशीनों से घिरा शरीर उसकी सांसों का ज़्यादा दिए जा रहा था। शोरे के मुंह में इस वक्त ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। निहारिका शोरे को देख धीरे धीरे अपने कदम उसकी ओर बढ़ाती हैं और उसके बेड के पास आए एक नज़र उसे देख रोने लगती हैं। वो अपना हाथ बढ़ाती हैं कि शोरे का हाथ थामने पर जैसे उसके अंदर हिम्मत ही नहीं थी उस हाथ को थामने की। वो शोरे को देख रुहासी आवाज़ में कहती हैं, आई एम सॉरी, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी, कभी नहीं, सॉरी। निहारिका के जैसे शब्द भी उसका साथ नहीं दे पा रहे थे। वो कहना कुछ चाहती थी शोरे को, लेकिन उसके शब्द जैसे उसे रूठे हुए थे। वो सिवाय माफ़ी में उससे कुछ नहीं कह पाए। पर जब वो जाने को मुड़ती हैं कि उसका स्कार्फ किसी से अटका हुआ उसे महसूस होता है। वो यह देख जैसे ही पलटकर देखती हैं तो उसका स्क्रिप्ट अटका हुआ नहीं था, बल्कि शोरे ने पकड़ा हुआ था। ये देख निहारिका अपने धड़कते हुए दिल के साथ अपनी नज़रें धीरे धीरे उठाकर शोरे के चेहरे की ओर देखती हैं तो उसे होश आ चुका था और वो अपने खुली आंखों से सिर्फ निहारिका को देख रहा था। उसे होश आता देख निहारिका काफ़ी खुश हो जाती हैं। वो शोरे के हाथों को जल्दी से थाम खुशी और आंसुओं के मिले जुले भाव लिए कहती हैं, शोरे आपको होश आ गया? मैं बता नहीं सकती मैं कितने खुश हूँ। आपको होश आ गया? आप ठीक है ना? आपको दर्द तो नहीं हो रहा है ना? निहारिका अपनी खुशी में शोरे को देख उसे कहीं सवाल किए जा रही थी, तो वहीं शोरे बस एकटक निहारिका को देखता ही रह जाता है। फिर अगले ही पल अपना हाथ उसके हाथों से पीछे खींचकर एक पल को अपनी नज़रें फेर लेता है। ये देख तो निहारिका का दिल जैसे टूट जाता है। वो बेरुखी
जो वो कभी शौर्य की नज़रों में बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। उस बेरुखी को अपने हिस्से में आता देख वो एक दर्द की आह भर कहती हैं, शौर्य। शौर्य उसकी पुकार में अपना मुंह मोड़ वैसे अपनी आंखें बंद कर लेता है तो एक आंसू का कतरा उसकी आंखों से बाहर लुढ़क आता है। फिर वो अपने उस हाल को संभाले अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटाते हुए अपनी कपकपाती आवाज़ में कहता है, मिस, जहाँ तक मुझे पता है आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप न नर्स हैं और न डॉक्टर हैं और न मेरी फैमिली मेम्बर। इतना बोल शौर्य अपनी नज़रें निहारिका की आंखों में डाल थोड़े कसे और बेरुखी से कहता है, हाँ, धोखेबाज ज़रूर हैं और मैं धोखेबाज और खूनी से कोई रिश्ता नहीं रखता। शौर्य के ऐसे बोलने पर निहारिका अपने टूटे दिल को संभाल उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश किए कहती है, नहीं शौर्य, ऐसा नहीं है। मैं निहारिका आगे कुछ कहती कि शौर्य थोड़े गुस्से में उसे देख कहता है, मिस निहारिका, ऐसा और वैसा दोनों मैंने अपने कानों से अच्छे से वहाँ सुन चुका हूँ और अब और सुनने की हिम्मत नहीं है मेरी। वो क्या है ना, तुम जैसों के 1000 दिल नहीं है मेरे पास। एक था तो किसी ने बहुत बेरहमी से तोड़ दिया, इसीलिए बेहतर होगा तुम यहाँ से चली जाओ। यह सुन निहारिका से रहा नहीं जाता और वो तड़पते हुए कहती हैं, चली जाऊँगी, पर ऐसे नहीं, मेरी बात तो सुनो। शौर्य भड़कते हुए कहता है, क्या सुनूं जब मुझे कुछ सुनना ही नहीं है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने उस इंसान से मोहब्बत की जिसने मेरे दोस्त को मारना चाहा, मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहा। मैं उस इंसान से कभी कोई वास्ता नहीं रखना चाहूँगा। निहारिका शौर्य की बात पे एक उम्मीद से उसे देख कहती हैं, तब भी नहीं, जब वो गलत हो और उसके साथ गलत हुआ हो। शौर्य ये सुन गुस्से में थोड़ा खिस जाता है। वो जैसे उठने की कोशिश करता है कि उसके सीने में लगे स्टिचेस खिंच जाती हैं, जिससे उसके मुंह से दर्द की आह निकल जाती है। ये देख निहारिका शौर्य की फिक्र में आगे बढ़ती है कि शौर्य गुस्से में अपना हाथ दिखा उसे वहीं रोक देता है। अपने सीने पे हाथ रख उसे अपने दर्द को छुपाए गुस्से में कहता है, आह, तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रुद्र कभी गलत नहीं हो सकता और उसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरा भरोसा मेरे दोस्त पे इतना गहरा है कि मेरी मोहब्बत का रंग फीका पड़ सकता है और दोस्ती का नहीं। और तुम क्या, भगवान भी कहे कि रुद्र ने तुम्हारे साथ गलत किया है तो मैं नहीं मानता। सुना तुमने, नहीं मानता। इतना बोलते हुए शौर्य थोड़ा बेकाबू हो गया था। वो अपने हाथ को खींचता है जिससे उसके हाथों में लगी निडल निकल जाती है और खून रिसने लगता है। साथ ही शौर्य के ऐसे करने पे आसपास रखे टेबल के सामान भी गिर जाते हैं। ऐसी आवाज़ों से नर्स अंदर आती हैं। रुद्र और अभय भी ये सुन अंदर आते हैं और अंदर का नज़ारा देख थोड़े हैरान रह जाते हैं। शौर्य का ये रूप देख निहारिका कुछ सहम भी जाती हैं। उसे फिक्र भी हो रही थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। अभय जल्दी से आगे बढ़ शौर्य को रोकता है, उसे संभालता है। नर्स भी सब ठीक करते हुए उसे शांत करवाती है। शौर्य बार बार निहारिका पे चीखते हुए कह रहा था, नहीं मानता, नहीं मानता। सुना तुमने, नहीं मानता कि वो दोषी है, नहीं मानता, कभी नहीं मानता। शौर्य की बातें वहाँ अभय को कुछ समझ नहीं आती। वो थोड़ी हैरत में देखता है तो रुद्र खामोश खड़ा रह जाता है। निहारिका शौर्य को यूं बेकाबू देख वहाँ से तेज कदमों से बाहर निकल जाती है, क्योंकि वो जानती थी उसे देख शौर्य ऐसे ही रिएक्ट करेगा जिससे तबीयत खराब हो सकती थी। डॉक्टर भी जल्दी से आते हैं, शौर्य को इंजेक्शन देते हैं जिससे शौर्य सो जाता है। नर्स वापस से शौर्य को ड्रिप लगा देती हैं। अभय शौर्य को देख जब वापस आता है तो रुद्र को चुपचाप बाहर बैठा देख वो उसके पास बैठ जाता है। फिर उसके कंधे पर हाथ रख पूछता है, रुद्र, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तू जानता है कि शौर्य ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा था। अपनी उस मैनेजर को देख। अभय की बात सुन रुद्र कुछ खामोश ही रह जाता है, क्योंकि उसके अंदर का डर
कुछ सच हो चुका था। सोरे ने सब सुन लिया था, सब जान लिया था। ये जान लिया था कि उसकी पहली मोहब्बत नाकाम हो गई। सोरे, जिसने बहुत मुश्किलों के बाद अपने दिल के दरवाजे खोले थे, आज उस दरवाजे के रास्ते पे कांटे ही कांटे बिछ चुके थे, जिसे रुद्र कभी नहीं चाहता था कि सोरे फेस करे। इसीलिए तो निहारिका से बात करना चाहता था, उसे सब क्लियर करना चाहता था, लेकिन अब लगता है ये आसान होने वाला नहीं था। रुद्र अभय को भी सब बता देता है, जिसके बाद अभय भी सोरे के लिए बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि उसका दिल कितना मोम का बना था। बड़ा अजीब सा ये संगम था, जहाँ कभी जुड़ने से पहले तकलीफ़ होती है, तो कभी जुड़ने के बाद, तो कभी जुड़ने के लिए तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। वो कहते हैं ना, प्यार आसानी से कहाँ मिलता है, हर मोड़ पे तो जो इंतहा लिखा होता है। रिश्ते हैं नाजुक जो मिलते हैं मुश्किल से, चाहे दिल को या जज्बातों के। अब सोरे को इस मोड़ पे कितने इंतहा देने होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में रेहान लगातार रुद्र की जगह मीटिंग कर रहा था। वो सारे क्लाइंट के ब्रीफ रुद्र के लिए रेडी कर रहा था, ताकि उससे डिसीजन लेने में आसानी हो। इन कामों के बीच रेहान खुद का ख्याल नहीं रखता। जब तक वो अपनी दोपहर की मीटिंग ख़त्म करता है, तब तक लंच टाइम ओवर हो चुका था। रेहान थोड़े थके स्वर में अमन को ऑर्डर देते हुए कहता है, अमन, बाकी के डिटेल मुझे दे दो, ताकि मैं कुछ क्लाइंट के सामने पॉइंट कर सकूं। अमन रेहान की बात पे हामी भरता हुआ उसकी हालत देख थोड़ी फिक्र से कहता है, आपके लिए कुछ भेजूं? सर, आप थके हुए लग रहे हैं। रेहान ये सुन जल्दी से नामे सिर हिलाते हुए उसे डिटेल देने का बोल अपने केबिन की तरफ बढ़ जाता है। रेहान काफ़ी थक चुका था और भूख भी लगी थी, लेकिन उसे मीटिंग की तैयारी करनी थी, इसीलिए खुद को इग्नोर कर केबिन के अंदर बढ़ता है, तो उसकी नज़र टेबल पर रखे काफ़ी सलीके से सजे लंच पर जाती है। ये देख रेहान उस लंच को इग्नोर नहीं कर पाता और उसके पास आते हुए सोचता है, ये कहाँ से आया? मैंने तो कोई लंच का ऑर्डर नहीं दिया। खुशबू तो घर के जैसी है, क्या भाभी ने भेजा? इतना बोल रेहान जैसे खुद से कहता है, हाँ, भाभी ने ही भेजा होगा। अब उनके अलावा रेहान, तेरी फ़िक्र है किसे? जिसे हक था उसके पास वक्त नहीं था मेरे लिए। ये बोल रेहान सांची को याद कर थोड़े दर्द में फीकी मुस्कान में सोफे पर बैठ जाता है और चुपचाप खाने लगता है। खाना बिल्कुल उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग था, जो रेहान को काफ़ी पसंद आता है। उसका थका हुआ मूड भी अब एनर्जेटिक जैसा हो जाता है। वो लंच कर एक न्यू एनर्जी में भर जाता है। वो वापस से अपने काम में लग जाता है। तभी काम करते करते रेहान अपने गर्दन पे हाथ रख उसे झटकता है। उसने आज बहुत काम कर लिया था और अभी कुछ और भी पेंडिंग थे। ये देख रेहान एक आह भर फाइलों को देख उससे कहता है, आह रेहान, अभी तो 3 फाइल और बची हैं और मेरी तो हालत ऐसी हो गई है कि अब खुद को फेस करने की ताकत नहीं रही। न जाने भाई और भाभी कैसे इतना सब कुछ कर लेते हैं। उफ़, इस सब के लिए तो अब मुझे एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पड़ेगी। ये सोच रेहान जैसे कॉफ़ी का बोलने के लिए इंटरकॉम प्रेस करता है कि एक स्टाफ उसके केबिन में नॉक के अंदर आता है और रेहान के टेबल पर कॉफ़ी और कुछ स्नैक्स रख देता है। ये देख रेहान को थोड़ी हैरानी होती है कि उसके मन की शक्ति इतनी पावरफुल हो गई है कि इंस्टेंट नूडल से भी फास्ट सर्विस उसे मिल रही है। रेहान ये सोच थोड़े आश्चर्य से उस कॉफ़ी को देख कहता है, ये कॉफ़ी मैंने तो नहीं मंगवाई, तो फिर किसने? वो स्टाफ ये सुन बड़े रिस्पेक्ट से कहता है, मुझे नहीं पता सर, मुझे बस आपके लिए कॉफ़ी लाने को कहा गया है। इतना बोल वो स्टाफ वहाँ से चला जाता है। तो रेहान कुछ सोचता हुआ उस कॉफ़ी को अपने हाथ में लिए पहले उसे स्मेल करता है। खुशबू काफ़ी जानी पहचानी थी। ये देख रेहान कॉफ़ी के सीप भरता है तो स्वाद भी वैसा ही था जैसा उसे पसंद था और उसकी ज़रूरत थी। रेहान को ये देख थोड़ा अजीब लगता है कि खाने में भी उसने वही महसूस किया था जो कॉफ़ी में कर रहा था, पर खुद की सोच को झटक खुद से कहता है,
रेहान तू जो सोच रहा है ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। इसीलिए काम पे ध्यान दे। इतना बोल रेहान वापस से अपने काम में लग जाता है, पर कोई उसे दूर से देख बस मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल का वक्त। सोरे को जब दोबारा होश आता है तो इस वक्त रुद्र उसके पास बैठा था। सोरे एक नज़र उसे देख अपनी नज़रें झुका लेता है। ये देख रुद्र अपनी आवाज़ में फिक्र लिए के पूछता है, तुम ठीक हो? सोरे रुद्र के पहुंचने पर एक फूकी मुस्कान में कहता है, ठीक यार, मैं ठीक कैसे हो सकता हूँ, ये जानकर कि मेरी मोहब्बत मेरे अपने दोस्त की बर्बादी का कारण बनी है। तुझे पता है, मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा कि मैं एक अपनी फ़िल्म की स्क्रिप्ट में जी रहा था, और देख स्क्रिप्ट पूरी होते ही मैं रियलिटी में ऐसा गिरा कि अब तुझे क्या खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहा हूँ। ये बोलते हुए सोरे जैसे खुद में इतना शर्मिंदा था कि वह रुद्र की तरफ देख तक नहीं पा रहा था। ये देख रुद्र उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, सोरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसीलिए खुद को कोसना और कसूरवार मत मानो। सोरे थोड़े उकड़े स्वर में कहता है, कैसे नहीं मानूं यार, मेरी पहली अपना दिल खोला था किसी के लिए, पहली बार वैसी मोहब्बत की थी, पर देख सब झूठ निकला, सब झूठ। रुद्र सोरे की हालत देख उसे समझने की कोशिश करते हुए कहता है, देखो सोरे, तुम्हारी मोहब्बत झूठी नहीं थी, ये बात उतनी ही सच है। निहारिका तुझसे प्यार करती थी, बस वो सिचुएशन में वो समझ नहीं है। रुद्र आगे कुछ कहता है कि सोरे उसे रोकते हुए बीच में कहता है, रुद्र मुझे अब कुछ नहीं सुनना, किसी मोहब्बत सच्ची थी किसकी झूठी मुझे कुछ नहीं जानना, क्योंकि इन बातों का मेरे लिए कोई मतलब नहीं। मैं बस इतना जानता हूँ कि उसने मुझे मेरा दोस्त छीनने की कोशिश की, मेरे परिवार को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, रुद्रांश को तुम्हारे भाभी की कमजोरी बनाने की कोशिश की, भाभी को मारने की कोशिश की, और ये सारी बातें मेरे लिए उससे नफ़रत करने के लिए काफ़ी हैं। बस तुझे एक रिक्वेस्ट है, कल जो इंसिडेंट हुआ उसमें तू उस पर कुछ नहीं करेगा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बात पे वो मुझसे जुड़े, प्लीज़ मेरी ये बात मान ले। इतना बोल सोरे तो खामोश हो जाता है, तो वहीं रुद्र उसके अल्फाजों को उसकी नज़रों से मिलाने की कोशिश करते हुए उसे देखने लगता है। शौर्य ने कह तो दिया कि वो इतनी वजह उसे नफ़रत करने के लिए काफ़ी है, लेकिन क्या वो सच में अपनी मोहब्बत से नफ़रत कर पाएगा? ये बात तो शौर्य के अगले लाइन ने ही साबित कर दिया। वो निहारिका को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन तकलीफ़ भी नहीं दे सकता था। इसीलिए तो उसने रुद्र से इस बात की रिक्वेस्ट की। रुद्र आगे कुछ शौर्य से कह पाता कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और दिग्विजय जी, आकाश जी के साथ अभय, तबीस, रेहान सब वहाँ शौर्य से मिलने आते हैं। सबको देख शौर्य अपने दर्द को छुपाए मुस्कुरा देता है। रेहान आगे बढ़ शौर्य को गले लगाते हुए कहता है, क्या शौर्य भाई, डरा दिया आपने? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं आपके सारे फीमेल फैंस को कैसे संभालता, ज़रा सोचा है आपने? रेहान के ये बोलने पे शौर्य उसके कान मरोड़ते हुए कहता है, ओए मुन्ना, तू संभाल ले एक को ही, वही बड़ी बात है, बाकी की चिंता मत कर। शौर्य के कान मोड़ने पर रेहान नौटंकी करते हुए उससे बचता है। उनकी नौटंकी देख सब हंसने लगते हैं। उसके बाद आकाश जी शौर्य के सिर पर हाथ फेर पूछते हैं, कैसे हो बेटा, कैसा फील कर रहे हो? शौर्य अपने स्टाइल लिए कहता है, एकदम फर्स्ट क्लास अंकल। आकाश जी शौर्य की बात सुन मुस्कुरा देते हैं। फिर दिग्विजय जी को देख शौर्य को कुछ इशारा करते हैं। दिग्विजय जी वहाँ चुपचाप शौर्य के बेड के पास वाली चेयर पर बैठे होते हैं, पर कुछ कहते नहीं। शौर्य जानता था दादाजी उससे नाराज़ हैं, इसीलिए वो उन्हें छेड़ते हुए कहता है, दादाजी आप मेरा हालचाल नहीं पूछेंगे? देखिए मरते मरते बच के आया हूँ। यमराज आए थे मुझे लेने, पर मैंने उन्हें देख सांप जाने से मना कर दिया। स्वर्ग की अप्सराएं भी आई थी, पर मैंने उन्हें भी मना कर दिया। पता है क्यों? सिर्फ आपके लिए।
ऊपर दुनिया में सुख हो लेकिन छड़ी की मार ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। सोरे के बोलने पर दिग्विजय जी उसे घूर कर देखते हैं तो सोरे अपनी बत्ती सी दिखाते हुए कहता है, क्या हुआ दादाजी? क्या आपकी बूढ़ी छड़ी सच में बूढ़ी हो गई है क्या, जो अब तक उठ नहीं रही है? ये सुन दिग्विजय जी गुस्से में अपनी छड़ी उठाते हुए कहते हैं, अभी बताता हूँ तुम्हें, कौन बूढ़ा हो गया है। इतना बोल दिग्विजय जी छड़ी उठाते हैं कि सोरे बसते हुए मासूम बने कहता है, दादाजी मैं बीमार हूँ, आप मुझे नहीं मार सकते। आपको पता है ना मेरा कितना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। दिग्विजय जी ये सुन उसके पाँव पे अपनी छड़ी चलाते हुए कहते हैं, पता है, पर दिल का हुआ है, पाँव का नहीं ना। मैं वो तोड़ देता हूँ, तब साथ में हॉस्पिटल में जुड़वा लेना तुम। नालायक कहीं का, अपने दादा को कितना तंग करके रखा है। गधों जैसी उम्र हो गई है पर हरकतें रुद्रांश से भी बड़ी बूढ़ी हैं। इतना बोल दादाजी सोरे पे बरसने हैं कि अभय उन्हें रोकने सामने आता हुए कहता है, दादाजी मेरी बात सुनो। अभय को सामने देख दिग्विजय जी एक दो छड़ी उसे भी लगाते हुए कहते हैं, और तुम भी कम नहीं हो अबे, सबसे समझदार हो लेकिन सबसे बुद्धू भी। अब तक एक लड़की तुमसे संभाली नहीं गई। सोरे को बचाने के लिए अबे आया था लेकिन अब उसकी भी खैर नहीं थी। वो बसते हुए कहता है, अरे दादाजी मैं सोरे थोड़ी ना हूँ जो लड़कियाँ संभालूंगा, वो डिपार्टमेंट उसका है। दिग्विजय जी जैसे सुनने के मूड में नहीं थे। वो अभय की क्लास लेते लेते रेहान की क्लास ले लेते हैं क्योंकि वो भी बचाने आया था अभय को। दिग्विजय जी रेहान पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, और ये एक महान नालायक, इसकी तो खुद की शादी नहीं संभाली गई, अपनी ही बीवी को उसके घर भेज दिया। क्या रिश्ता ऐसे ही संभाला जाता है? कुछ नहीं आता तुम लोगों को। मेरे सारे पोते एक से बढ़कर एक नालायक हैं। दिग्विजय जी आज जैसे सबकी क्लास लेने पे थे, वो कभी अभय पे बरसते तो कभी रेहान पे। सोरे को ये देख बड़ा मज़ा आता है, आखिर वो अकेला थोड़ी पिट रहा था इस हाल में, उससे ज़्यादा तो बाकियों की हालत टाइट थी। ये नज़ारा देख सबको अपना बचपन याद आ रहा था। कुछ नहीं बदला था सिवाय उनके कद के। आकाश जी भी वहाँ खड़े खड़े हंस रहे थे। फिर आगे बढ़ दिग्विजय जी को रोकते हुए उन्हें शांत करवाते हैं। सबको इस पल में हंसी आ रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रुद्रांश अन्य के साथ भागते हुए अंदर आता है और सोरे को देख कहता है, चाचू। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है और रुद्रांश अन्य के साथ भागते हुए अंदर आता है और सोरे को देख कहता है, चाचू। रुद्रांश को वहाँ देख सोरे का चेहरा खिल जाता है। वो अपनी एक बाहें हल्के से उठाकर उसकी तरफ बढ़ता है। तभी इस ध्यान से रुद्रांश को गोद में लिए उसे सोरे के पास बैठा देता है। रुद्रांश अपनी क्यूट से एक्सप्रेशन लिए उसे देख अपनी उंगली रख कहता है, चाचू आपको अभी दर्द हो रहा है क्या? सोरे बड़े प्यार से उसकी नाक को छूते हुए कहता है, अरे चैम, तुम्हें नहीं पता मर्द को दर्द नहीं होता। ये सुन रुद्रांश अपनी नाक सिकोड़ता है तो वहीं दिग्विजय जी एक झूठी काशी के साथ उसे अपनी छड़ी दिखाते हुए घूरते हैं। ये देख सोरे जल्दी से बेचारों सा मुंह बना के कहता है, पर आपके चाचू को हो रहा है, क्या आप उन्हें एक झप्पी दोगे ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए? रुद्रांश सोरे की बात सुन चहकते हुए अपनी बाहें फैलाकर कहता है, चाचू झप्पे के साथ साथ आज आपको रुद्रांश आपको स्टोरी भी सुनाएगा और सुलाएगा। इतना बोल रुद्रांश सोरे को हक कर लेता है। ये देख अन्या को सोरे की फिक्र होती है, कहीं रुद्रांश सोरे को हट न कर दे। पर सोरे को रुद्रांश की बातों से एक अलग ही सुकून मिलता है। उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज़्यादा खिल जाती है। उसके बाद सब हंसी खुशी अपनी बातों में लग जाते हैं। सब वहाँ मिलकर सोरे के साथ डिनर किया, पर बेचारे सोरे को उन सब के खाने से कुछ भी नहीं मिला तो बस दलिया। ये देख तो वो काफ़ी चिढ़ गया था और सब उसे और चिढ़ा रहे थे। डिनर के बाद सब आइसक्रीम खा रहे थे, पर वहीं सोरे सबको बेबसी से ताक रहा था। वो सबको कोसते हुए कहता है, ये आप सब अच्छा नहीं कर रहे हैं।
मुझ बेचारे को तड़पा के मेरी हाय लगेगी सबको। सोरे फिर भी सबको खुद को इग्नोर करते देख मुंह बना लेता है। अन्या भी ये काफ़ी वक्त के बाद सबकी खट्टी मीठी नोक झोंक एंजॉय कर रही थी। वहीं सोरे की नज़र जब रुद्रांश पे पड़ती है तो वो उस छोटे बच्चे को सोच में देख उसके गालों को पिच करते हुए कहता है, क्या चैम्प, क्या इतनी गहरी सोच से, क्यों, क्या सोच रहे हो? कहीं एक दिन में अपने डैडी की जगह तुमने तो बिजनेस नहीं संभाल लिया जो इतने टेंशन ले रहे हो? रुद्रांश सोरे की बात सुन अपने सिर पर हाथ रख बड़े क्यूटली कहता है, चाचू टेंशन तो लेनी पड़ेगी ना, आपको चोट लग गई है तो अब आप मेरे लिए चाची कैसे लाओगे, और कब मुझे छोटा बेबी सिस्टर या ब्रदर कैसे दोगे? चाचू मुझे जल्दी चाहिए, मुझे बिग बिग ब्रदर बनना है। रुद्रांश की परेशानी सुन सोरे के माथे पर बल पड़ गए, पर वो सोचते हुए एक शरारत से कहता है, ओहो सॉरी चैम, ये तो गड़बड़ हो गई ना, पर आपके पास तो अभी भी एक ऑप्शन है ना, आप उसे ट्राई करो, वो आपके लिए चाची और छोटा बेबी शायद मुझसे जल्दी ला दे। इतना बोल शोरे रुद्रांश को अभय की ओर इशारा करता है तो रुद्रांश खिले हुए एक्सप्रेशन के साथ अभय को देखता है कि देख बेचारे अभय की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। बेचारा कितनी मुश्किलों से वो रुद्रांश के सवाल से बचता रहता था और आज सोरे ने उसे ही फंसा दिया, इसीलिए वो वहाँ से बचने में ही अपनी भलाई समझता है। वो जल्दी से वहाँ से खिसक जाता है। वहीं रुद्र डॉक्टर से मिलकर जब सोरे के कमरे की ओर बढ़ रहा था कि तभी उसकी नज़र अभय पे से होती है, जिसके माथे पर कुछ परेशानी दिख रही थी। रुद्र कुछ पहुँच पाता कि अभय झट से रुद्र को देख कहता है, यार मुझे अभी के अभी निकलना होगा। वो मिस्टर गोयल ने माँ और दादाजी की प्रॉपर्टी को इलीगल चीज़ों में यूज़ कर रखा है, जो जाकर देखना होगा। तुम सबको समझा देना, मैं 2-3 दिन में लौट आऊँगा। रुद्र ये सुन थोड़े फिक्र से कहता है, अबे तुम रुक, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। अबे ये सुन उसे रोकते हुए कहता है, नहीं यार मैं हैंडल कर लूँगा, तू अबे सोरे के पास रुक, उसे संभाल, बाकी मैं देख लूँगा, मेरी फ़िक्र मत कर। और हाँ सुन तबीज़ को भी। रुद्र अबे की बातों का इशारा समझते हुए कहता है, डोंट वरी अबे, मैं देख लूँगा, बाकी कुछ भी हो मुझे कॉल करना। अबे हाँ में सिर हिलाता हुआ वहाँ से जल्दी से चला जाता है। रुद्र अबे को बाहर जाता देख एक आह भरता है और जियान को कॉल कर उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देता हुआ वापस सोरे के कमरे की ओर मुड़ जाता है। वो जब तक कमरे में आया था तब तक दिग्विजय जी और आकाश जी घर जा चुके थे और रेहान और तबीस वहीं सोरे के पास रुकने वाले थे, इसीलिए वो लोग भी वहीं हॉस्पिटल में सोरे के बेड के बगल वाले बेड पर आड़े तिरछे सो रहे थे और सोरे रुद्रांश को हक किए सो रहा था। अन्या सबका ब्लैंकेट ठीक करते हुए रुद्र को देखती है। रुद्र एक नज़र सबको देख सोरे के माथे पर हाथ रख आराम से रुद्रांश को अपनी गोद में उठाता हुआ अन्या को चलने का इशारा करता है। रुद्र काफ़ी खामोश था। अन्या ये साफ महसूस कर सकती थी और शायद उसकी खामोशी की वजह भी जानती थी। घर आते ही रुद्र शावर लेने चला जाता है। अन्या रुद्रांश को उसके कमरे में सुलाकर जब अपने कमरे में आती है तो रुद्र अपने बालों को टॉवल से पोंछता हुआ कमरे में आता है। अन्या ये देख रुद्र के पास आती हैं और उसके हाथों से टॉवल लिए उसे सोफे पर बिठाकर खुद के माथे को सुखाने लगती है। रुद्र भी अपनी आंखें बंद कर सारी बातों को सोचने लगता है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ सोरे का वो दर्द भरा गिल्ट भरा चेहरा सामने आ रहा था। वो जानता था कि सोरे फैमिली के साथ खुश तो था, लेकिन अंदर से दुखी भी था। वो उसकी मोहब्बत की तकलीफ़ समझ सकता था। शायद सोरे को भी वो वजह थी कि वो निहारिका को उसकी गलती के लिए माफ़ करने को तैयार था, पर उसकी सोच से परे सब हुआ और वो कुछ कर भी नहीं पाया। सोरे बातें
उसका दर्द उससे कभी तकलीफ़ दे रही थी। इसी तकलीफ़ को वो अपने एक आंसू की बूंद में छिपाने की कोशिश करता है, पर नाकाम वो बह चलता है, जिससे अन्या भी देख लिया था, जिससे वो बेहद प्यार से पीछे से रुद्र को हक कर करते हुए कहती हैं, रुद्र, आपको मेरे सामने मजबूर बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ आप कितने दर्द से गुजर रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ। अन्या के ये कहने पर रुद्र अन्या की आंखों में देख कहता है, वाइफी, मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने निहारिका की सच्चाई उस रात ही जान ली थी, जिस रात उसने घर में गुंडे बुलाए थे, पर तब भी मैं चुप था। मैं जानता था कि मैं निहारिका से मैं खुद सारी बातें क्लियर कर सकूं, क्योंकि वो मुझे समझ नहीं कि मैं वो नहीं हूँ, वो कोई और है। रुद्र के ऐसे बोलने पर अन्या कुछ सोचते हुए कहती हैं, रुद्र, क्या मतलब है, कौन है? रुद्र एक गहरी सांस भर कहता है, सिराओ। सिराओ का नाम सुन अन्या के भौहें उचक सी जाती हैं। रुद्र बीती बातें याद करते हुए आगे कहता है, सिराओ, मैं, अभय, शौर्य, हम चारों कॉलेज फ्रेंड थे। इन सब में मेरे सिराओं में एक अच्छी बॉन्डिंग थी, क्योंकि हमारे बिजनेस प्लान आइडियाज़ बहुत मिलते थे। हम दोनों बहुत सारे एक्स्ट्रा फील्ड ऑफ प्लानिंग करते थे, ताकि हम बिजनेस में कैसे आगे बढ़ सके। सिराओ बहुत इंटेलिजेंट था और मेहनती भी। उसने तो स्कॉलरशिप के दम पर सब हासिल किया था। पढ़ाई के बाद में दादाजी के साथ उनका बिजनेस संभालने लगा। अन्या ये सुन थोड़ी आश्चर्य में कहती है, उसने कभी कुछ ऐसा नहीं सोचा था कि सौर्य और अभय के अलावा भी कोई रुद्र का दोस्त होगा, पर अब दुश्मन है। रुद्र अपनी इन्हीं सोच में आगे कहता है, जहाँ तक मैंने उसे भी अपने साथ एज ए पार्टनर काम करने को कहा। हम दोनों का एक फ्रेश स्टार्ट था। हम दोनों मेहनत सक्सेसफुल में भी थी, जिसके बाद हमने एक फ्रेंच कंपनी शुरू करनी चाहिए जो काफ़ी सक्सेस में थी। उसमें चौहान नाम था और सिराओं को मेरी मेहनत थी। सब अच्छा चल रहा था। फिर मुझे नहीं पता कब, पर सिराओं के मन में मेरे लिए जलन की भावना आ गई। उसने अलीशा के साथ मिलकर मुझे चीट किया। उसके बाद मुझे सब रिश्तों पे भरोसा उठ गया था। मैंने सिराओं से कनेक्शन ही तोड़ दिया, पर वो हमारी कंपनी बंद नहीं हुई। सिराओं उसे हमारी पहचान से चला रहा था, पर कब कैसा होगा, उससे गलत रास्ते की चुनने लगे था। उसने कई कंपनियों के प्रोजेक्ट चोरी किए और उसे अपना बनाया। वो क्या करता क्या नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन उस नाम से वो जी रहा था जो मेरे दादाजी का नाम था। चौहान नाम को मैं यूं बर्बाद होने नहीं दे सकता था। मैंने तो पहले अपने वार्निंग दी, पर उसने मेरी बात नहीं सुनी, तो मैंने उस कंपनी से अपने सारे ट्राई अप कैंसिल करने चाहे, जिस बात पे उसे नुकसान होने लगा। इसी बीच उसकी मुलाकात निहारिका के अन्ना से हुई। उसका काम और उसके कोडिंग प्रोजेक्ट करोड़ों की कमाई करते थे। उसके हर प्रोजेक्ट सक्सेस उसके लिए हर कदम पे था, और इस वक्त सिराओं को वैसे ही एक्सप्लेन की ज़रूरत थी। उसने एक बार फिर चौहान नाम को यूज़ कर उसके अन्ना को अपने साथ काम करने के लिए राज़ी कर लिया था। जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने खुद उनसे जाकर सारी बातें क्लियर की। वो बहुत अच्छा था। सब क्लियर होते ही उसने खुद सिराओं का साथ छोड़ दिया, पर गलत हुआ। मिस्टर अपनी चाल चल चुका था और निहारिका के अन्य का ड्रीम प्रोजेक्ट चुराकर खुद उसका मालिक बन गया। उसने पेजिटेशन तक करा दिया कि उस आइडियाज़ की, जिसके बाद वो सिराओं की थी, और उसके अन्ना को जिलाहत का सामना करना पड़ा। फिर 2 दिन बाद खराब
हुई और सिराव की वो कंपनी और उसके अन्ना दोनों अचानक वहाँ से आग में जल गए और उनकी मौत हो गई, जिससे सिराव को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि सबकी नज़रों में वो चौहान इंडस्ट्री का पार्ट है। तुम्हें याद है मैं 3 साल पहले उस रात पार्टी वाले टाइम उस इंस्टीट्यूट से पहले मुझे किसका कॉल आया था, इसीलिए मेरे अंदर भेज दिया था। अनय ये सुन कुछ याद करते हुए हाँ में सिर हिलाती हैं। तो रुद्र थोड़े कसे हुए स्वर में कहता है, वो और कोई नहीं बल्कि सिराव का कॉल आया था। उसने ही निहारिका को मेरे खिलाफ करने उसे ने ही किया था और वो यही चाहता था और मैं यही बात उससे क्लियर करना चाहता था, पर उसके लिए हमें सिराव चाहिए। रुद्र अन्या को सारी बात बताई। अन्या की तरफ देखता है तो वो जैसे इन सारी बातों को जान खुद की सोच में डूब थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। रुद्र ये देख अन्या का हाथ पकड़ उसे सिर के पीछे हाथ रख उसे अपनी तरफ करते हुए कहता है, वाइफी तुम सोच रही होगी कि सिराव कैसे हो सकता है। जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारी किडनैपिंग के बाद मैंने उसे शूट कर दिया था। पर वाइफी जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं हुआ था। एक्चुअली सिराव पहले ऐसा नहीं था, मेरे बहुत अच्छा दोस्त था। कई बार उसने मेरी जान बचाने के लिए खुद सामने आया था और उसका यही एहसान मैं कभी अपने दिल से निकाल नहीं पाया हूँ। मैंने उसकी बहुत सारी गलतियों पे उसे माफ़ भी किया था, पर जब वो तुम पे अपनी बुरी नज़र डालने की कोशिश की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने उसे सज़ा दी, ये बताने के लिए कि रुद्र राय चौहान कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी वाइफ पर गलत नज़र नहीं। पर उसके बाद मैंने ही अपने आदमियों से कहकर उसे हॉस्पिटल भी वक्त पर ले जाने को कहा ताकि उसका इलाज हो सके। मैं उससे मिलने भी गया, लेकिन उसकी नफ़रत कम नहीं हुई। मुझे लगा कि शायद वक्त सब ठीक कर देगा, पर मुझे नहीं पता था कि वक्त ठीक करने की जगह ऐसे बिगाड़ देगा। और वो एक्सीडेंट, इतना बोल रुद्र चुप हो गया, क्योंकि उस एक्सीडेंट को याद कर रुद्र का दिल कांप उठा। सच कहे, भगवान की दया से उस एक्सीडेंट में कुछ नहीं हुआ। रुद्र, अन्या, उनका बेटा, उनका परिवार सब सही सलामत हैं। रुद्र एक हल्की सी आह भर कहता है, मुझे लगता है वाइफी कि शायद मैंने सिराव को मौका देकर बहुत बड़ी गलती की। उसकी नफरत में देखो 3 साल तुम्हें कितना सफ़र करना, रुद्रांत को मेरा बिना जीना, मैं ज़िंदगी भर इधर उधर हो गए। और अब शौर्य और निहारिका की ज़िंदगी, निहारिका के मन में जो भी उलझन है सब सिराव की देन है। हमें सिराव चाहिए, पर मेरे इतना ढूंढने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल रहा है। उस एक्सीडेंट के बाद वो कहाँ है, कोई खबर नहीं, न जाने किस कोने में छुपा है। रुद्र ये बोलते हुए काफ़ी गुस्से में आ जाता है। अन्या अब तक खामोशी से रुद्र की बात सुन रही थी। वो बिना कुछ कहे उठती हैं और रुद्र का हाथ पकड़ उसे उठने का कहती हैं। रुद्र असमंजस में अन्या को देखता है तो अन्या बस उसे अपने साथ चलने का इशारा करती है। रुद्र को समझ नहीं आता कि अन्या उसे कहाँ ले जा रही है, पर वो कोई सवाल नहीं करता और अन्या के साथ चल देता है। अन्या रुद्र को अपने साथ बाहर लाती है और कार में बैठने का इशारा करती है। खुद चाबी लिए ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती है। रुद्र ये देख थोड़े आश्चर्य में पूछता है, वाइफी हम कहाँ जा रहे हैं, वो भी इस वक्त। अन्या कार स्टार्ट करते हुए खामोशी से कहती हैं, कुछ देर में पता चल जाएगा रुद्र, अभी के लिए इतना समझ जाइए आपके सवाल की जबान लेने जा रहे हैं। इतना बोल अन्या कार चौहान मैंसन से बाहर ले जाते हुए सड़कों पे दौड़ा देती है। कुछ घंटों की ड्राइविंग के बाद अन्या रुद्र की शहर से बाहर ले आई थी। अन्या जब कार रोकती है तो सामने एक काफ़ी पुराना सा नर्सिंग होम हॉस्पिटल की बिल्डिंग थी। रुद्र अन्या को देख कहता है, वाइफी हम यहाँ क्यों आए हैं। अन्या रुद्र के सवाल को इग्नोर कर उसे अपने साथ अंदर चलने का इशारा करती है
और रुद्र के लिए एक जनरल पेशेंट एरिया के वार्ड की तरफ ले जाती हैं। रुद्र को ये बड़ा अजीब लग रहा था। आखिर अन्या करना क्या चाहती थी। अन्या चलते चलते एक आखिरी बेड के पास रुकती है और उस बेड का पर्दा हटा देती है। रुद्र को समझ पाता या कह पाता कि उसकी नज़र बेड पर लेटे पेशेंट पे जाती है और सारा ही उसके मुंह से हैरानी में निकलता है। सिराओ बेड पर और कोई नहीं सिराओ था, पर उसकी हालत अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी सांस लेने में के लिए उसके मुंह में पाइप लगी हुई थी और उसके साइड की काफ़ी सारी मशीनें थी जो उसके शरीर के हिस्सों से जुड़ी हुई थी। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों से ऐसे ही सोया हुआ है। रुद्र आगे बढ़ आश्चर्य से उसकी हालत देख अन्या से कहता है, ये यहाँ वो भी इस कंडीशन में? वाइफी? रुद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अन्या उसके सवाल उसकी आंखों में देख कहती हैं, हर ब्रेन इज डेड। आपके साथ बुरा करने पे 3 साल पहले इससे भी अपनी सज़ा मिल चुकी है रुद्र। ये भी उसी बिल्डिंग में था जहां ब्लास्ट हुआ, पर इसकी किस्मत कहें या कुछ और, ब्लास्ट से इससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ब्लास्ट के झटके की वजह से इससे काफ़ी गहरी ब्रेन इंजरी हुई, जिसके बाद वो कोमा में चला गया और फिर इसकी इंजरी की वजह से इसका ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। ब्लास्ट में इंजर हुए सारे लोगों के इलाज चौहान परिवार ने देखा था। उसमें मुझे इसकी डिटेल मिली थी। जब मुझे पता चला कि ब्लास्ट में इसका हाथ है, मुझे बहुत गुस्सा आया, पर एक पल मन किया इसे मरने छोड़ दूं, पर अगले ही पल लगा ये इसे आसान मौत का हकदार नहीं। इसीलिए इसकी इस कंडीशन के बाद भी मैंने इसे जिंदा रखा, ताकि मैं इससे आपकी मौत का बदला ले सकूं। कभी इसकी सांसें मैं छीन सकूं, जैसे इसने मेरी छीनने की कोशिश की आपको छीनकर। अन्या का दिल जैसे भर आया। आज भी वो उस पल को याद कर कांप जाती है, जब उसे रुद्र से अलग होना। रुद्र जल्दी से अन्या के पास आता हुआ उसे टाइटली हग कर लेता है। अन्या भी टाइटली रुद्र को हग कर लेती है। अन्या इस वक्त काफ़ी परेशान और इमोशनल हो चुकी थी। रुद्र उसे वहाँ से ले जाता है। सिराव तो अब उसके किसी काम का नहीं था। उसे तो उसके कर्मों की सज़ा मिल चुकी थी। मरने के बाद उसे जीना पड़ रहा था, वो भी इस हाल में जहाँ जीने का भी कोई मतलब नहीं था। उसकी धड़कन चल रही थी, पर उसकी सांसों का कोई मोल नहीं था। रुद्र अन्या को ड्राइव कर वहाँ से ले जाता है और किसी खाली और शांत जगह कार रोक देता है। अन्या अब तक शांत हो चुकी थी। वो कार से बाहर आती है तो रुद्र उसे पानी का बोतल देता है। अन्या पानी पिए खुद को रिलैक्स करती है। रुद्र उससे वैसे ही कार के बोनट पे बिठाए उसके अपनी बाहों में भर लेता है। दोनों इस पर सिर्फ खामोश रहते हैं, क्योंकि उन्हें एक दूसरे को समझने के लिए शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। उन्हें लिए एक दूसरा साथ ही काफ़ी था। अब तक सुबह होने को आई थी। सामने काफ़ी खूबसूरत सा सूर्योदय हो रहा था। दोनों इस खूबसूरत और सुकून भरे पल को शांति से एंजॉय करते हैं। उन्हें वो हल्की हल्की रोशनी की किरण उन्हें संसार के साथ खुद की ज़िंदगी में भी रोशनी सी भरती नज़र आ रही थी। दोनों को काफ़ी अच्छा लगता है। अन्या के चेहरे पर मुस्कान खिल उठती है तो अन्या की मुस्कान देख रुद्र भी खिल उठता है। अन्या फिर सोचते हुए कहती हैं, रुद्र अन्या के पुकारने पे अपनी नज़रें नीची कर उससे देख कहता है, हाँ। अन्या भी अपना सिर उठाते हुए उसकी आंखों में देख कहती हैं, आपने अब क्या सोचा है? आप क्या करना चाहते हैं आगे? मेरा मतलब है ये सिराव तो। ये बोलते हुए अन्या खामोश हो जाती हैं, पर रुद्र अन्या की आंखों में उठे सवालों को भाव समझ जाता है। वो भी कुछ सोचते हुए अन्या को टाइटली हग करते हुए कहता है, वाइफी, मैं निहारिका से सब क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि न अपनी फैमिली को और कर्ज में देख सकता हूँ और न ही शौर्य को। वो निहारिका से बहुत प्यार करता है और मैं नहीं चाहता शौर्य की पहली मोहब्बत एक गलत फहमी की वजह से अधूरी रह जाए। और निहारिका भी उसे बहुत प्यार करती है, पर हमारे नाम की वजह से ये प्यार अधूरा रह जाए, ये मैं नहीं चाहता। अन्या ये सुन थोड़ी परेशान हो जाती हैं।
वो कुछ सोचते हुए रुद्र से थोड़ा अलग हुए फिक्र से कहती हैं, रुद्र आपको लगता है शौर्य कभी माफ़ कर पाएगा उसे? आप उसे माफ़ कर रहे हैं क्योंकि शौर्य से आप बहुत प्यार करते हैं, और शौर्य नहीं माफ़ कर पाएगा क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। वो आपके आगे अपनी मोहब्बत कभी नहीं चुनेगा और इस जंग में हार शौर्य की होगी। रुद्र अन्य की बातों को अच्छे से समझ रहा था। वो भी जानता था इतना आसान नहीं होगा, पर वो कुछ भी करने को तैयार था शौर्य के लिए। वो अन्य का हाथ पकड़ उसकी ओर देख कहता है, वाइफी मैं जानता हूँ और जानता हुआ और समझता भी हूँ, पर मैं अपनी तरफ से कोशिश करना चाहता हूँ शौर्य की लाइफ भरने के लिए। मुझे इस पल में तुम्हारा बस साथ चाहिए। रुद्र के ये कहने पर अन्य की पकड़ उसकी हाथ से ढीली पड़ गई, जैसे वो उसके हर कदम पे साथ देने को तैयार थी, पर शायद इस वक्त निहारिका को माफ़ करने के लिए नहीं। वो शौर्य के लिए कुछ भी कर सकती हैं, पर रुद्र जिस बात पे उसका साथ मांग रहा है ये उसके दिल के लिए शायद मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ शहर के बाहर एक बड़े से रिजॉर्ट के आगे अभय की कार रुकती है। अभय अपनी कार से निकलता हुआ अपनी आंखों से चश्मा हटाता है तो उसकी नज़र उसके रिसोर्ट के बोर्ड पे जाती है, जहां अभय को अपने दादाजी की निशानी उनका नाम नज़र आता है। एक्चुअली ये रिसोर्ट गोयल परिवार की प्रॉपर्टी थी, जिसे अभय के दादा ने बनवाया था अपनी पहली सक्सेस पे। अभय को आसपास देख उसे अपने बचपन की याद आ रही थी, क्योंकि जब वो छोटा था तो वो अक्सर अपने फैमिली के साथ वहाँ आता था और हंसी, और इसी रिसोर्ट को देख उसे अपने दादाजी से अपनी तोतली जुबान में कहा था, दादाजी मैं भी आपकी तरह बहुत बड़ा सा होटल बनवाऊंगा, फिर मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। अबे ऐसी ही बीती बातों को याद कर रहा था। उसे इस बात पे हंसी भी आ रही थी, उसकी आंखों में नमी थी। वो उसी रिसोर्ट के बोर्ड को देख अपने नम आंखों से कहता है, आज मैं बड़ा आदमी तो बन गया दादाजी, पर आप और माँ मेरे साथ नहीं हैं मेरी इस कामयाबी पे गर्व करने के लिए। अबे इस जगह अपनी माँ और दादाजी को बहुत याद करता है। ये उसके लिए एक अपना घर सा था। ये उसकी माँ, उसके दादाजी की बहुत यादें थी। गोयल हाउस से तो उसके डैड ने उसकी सारी यादों को मिटा डाली थी, एक कोना तक नहीं छोड़ा था जिससे वो कहकर सके ये यहाँ मेरा बचपन गुजरा था। बस इस प्रॉपर्टी पे उसका बस नहीं चल रहा था। ये प्रॉपर्टी जाते जाते अभय के दादाजी ने गोयल परिवार के नाम की थी। दोस्तों आपको पता ही है कि मैंने बताया था आपको, जब लास्ट 9वां महीना चल रहा था तो अब एक्चुअली मेरी डिलीवरी तो हो गई और एक बेबी भी आ गया। पर आपको पता है छोटे बेबी में मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो आपका बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि इस स्टोरी को जो है आगे कंटिन्यू करें। तो मैं चाहती हूँ ये स्टोरी हम इसी पार्ट पर स्टॉप करेंगे और न्यू स्टोरी के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे। तो आप इस पार्ट को सभी को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।